मेरा जो अंदर का मोटिवेशन था कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है, इसी ने मुझे इतने देर तक पुश किया कि मैं आफ्टर लगातार प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हैं, फिर इंटरव्यू दिया, फिर नहीं निकला, फिर प्रीलिम्स दे रहा हूँ। ये मेरा था अंदर का मोटिवेशन, जो मुझे बनना है तो मुझे यही करना है। जो बाहर का था उसमें मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान है। उनके तरफ से कभी मेरे पे क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ कि तुम कुछ और अल्टरनेटिव देख लो वगैरह, कि लगे रहो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा 16th रैंक आएगा, मुझे डीवाईएसपी मिल जाएगा। इवन मैंने रिजल्ट को छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि इंटरव्यू के बाद जब बीपीएससी का इंटरव्यू दिया, फिर आया मैं घर पे, तो मैंने 70th बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। मेरे गाँव में एक मेरे रिलेटिव हैं जो ऑलरेडी सर्विस में थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो वो जब घर पे आते थे या गाँव में आते थे किसी फेस्टिवल में, तो अम्मा पापा मुझे हमेशा पॉइंट आउट करते थे कि देखो उनको। मुझे बड़ा अच्छा लगता था देख के कि वो कितनी लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और सुनने को आता था कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने बीपीएससी के पीवाईक्यूज को देखा, उसका सर्टेन सेक्शन देखा कि वो किस सेक्शन से क्वेश्चन और कैसे पूछ रहा है। मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगा कि चलो ठीक है, मुझे बहुत अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो पढ़ा है उसे और रिफाइन करना होगा बीपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग। टेस्ट सीरीज लगाएं, क्योंकि 150 क्वेश्चन का सेटअप 2 घंटे में और 100 क्वेश्चन का सेटअप जो यूपीएससी में होता है तो थोड़ा डिफरेंट होता है। मैक्सिमम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, कुछ लोग बिना एनसीईआरटी के भी निकालते हैं। तो मैं कहूँगा ये रूल नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता भेजी थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा हूँ डीवाईएसपी यानी नवनीत आनंद जी के साथ, जिन्होंने इस बार 69 बीपीएससी में 16th रैंक हासिल की है और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है इन्होंने। इस वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजीज, इन द फॉर्म ऑफ हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। आनंद सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सर, ये बताइए कि कब से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और अब तक कहाँ कहाँ पहुँचे थे आप, ओवरऑल अगर हम यूपीएससी की बात करें या बीपीएससी की बात करें? अभी तक मेरा लगभग 5 साल हो गया प्रिपरेशन का, और मैंने उस बीच में यूपीएससी के 5 अटेम्प्ट दिए हैं और बीपीएससी मेरा तीसरा प्रयास था। इसमें ऐसा है कि मेरा प्रीलिम्स मैंने 5 बार में 4 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो एक बार जब प्रीलिम्स हुआ यूपीएससी में, तो मैंने उसी साल मेंस दिया, उसी साल इंटरव्यू दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। फिर बीपीएससी में भी मेरा लगभग यही स्टोरी रहा है कि मैंने प्रीलिम्स दिया, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार प्रीलिम्स दिया, फिर इसमें मेंस हुआ और इंटरव्यू के बाद अभी फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ। पहले पेज में तो मैंने रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा रिजल्ट पीडीएफ के पहले पेज पे होगा। इनफैक्ट मुझे पता था, एक आइडिया हो जाता है, एक आजकल खबर आ जाती है कि रिजल्ट आने वाला है, तो मैं थोड़ा सा एंक्सियस था। 1-2 बार मैंने चेक किया, बट मुझे मेरा यूपीएससी का एक्सपीरियंस याद था। उस टाइम पे भी मैं इंटरव्यू में काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के बाद मैं इन्वॉल्व था, और उसका मुझे बहुत लॉस हुआ था उस साल के प्रीलिम्स में। तो इस बार मैं 70th बीपीएससी के लिए पढ़ रहा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा 16th रैंक आएगा, मुझे डीवाईएसपी मिल जाएगा। इवन मैंने रिजल्ट को छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि इंटरव्यू के बाद जब बीपीएससी का इंटरव्यू दिया, फिर आया मैं घर पे, तो मैंने 70th बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। कि मैंने कहा जो मैंने कर दिया है वो कर दिया है, अब जो रिजल्ट आना होगा वो आएगा ही। तो मैं बिल्कुल ही अपने आप को अनअटैच्ड रखा था इस चीज़, क्योंकि आप जब लगातार फेल हो रहे हैं, आपका लगातार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो शुरुआत में तो लगता है चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था सीख रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट था सीख रहे हैं, बट अब जब फाइनल अटेम्प्ट मेरा, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया था, तो थर्ड अटेम्प्ट मुझे चलो ठीक है, सीख के मैंने कुछ काम किया था कि इस बार इंटरव्यू तक पहुंचाऊं, लेकिन फिर से मेरा नहीं हुआ मतलब फाइनल लिस्ट में। फिर अगली बार मैंने जस्ट 4 दिन बाद प्रीलिम्स था, उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था उसके 4 दिन बाद फिर मेरा वो खराब हो गया था। तो ये एक तो मेरा रिजल्ट नहीं आया, फिर से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो बहुत डिमोटिवेटिंग था मेरे लिए। इनफैक्ट उसके बाद फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर मैंने पीसीएस का जो दे रहा था उसका भी प्रीलिम्स नहीं हो रहा था। तो मुझे बहुत इस चीज़ से फेस करना पड़ता था कि मेरा फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन ही नहीं निकल पा रहा है। तो मैं अपने आप को ट्राई कैसे करूँ कि मैं मेंस में कितना परिपक्व हूँ, या इंटरव्यू का मैं कैसे अच्छे से करूँ। तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने वो डिमोटिवेशन झेला है। देखिए, मुझे लगता है कि मोटिवेशन जो है वो 2 तरह से आती है। एक आपके अंदर होती है, जो आप जो जिस वजह से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, और एक मोटिवेशन आपको आपके बाहर के एनवायरनमेंट से मिलती है। तो मेरा जो अंदर का मोटिवेशन था कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है, इसी ने मुझे इतने देर तक पुश किया कि मैं आफ्टर लगातार प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हैं, फिर इंटरव्यू दिया, फिर नहीं निकला, फिर प्रीलिम्स दे रहा हूँ। ये मेरा था अंदर का मोटिवेशन, जो मुझे बनना है तो मुझे यही करना है। और जो बाहर का था उसमें मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान है, कि उनके तरफ से कभी मेरे पे क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ कि तुम कुछ और अल्टरनेटिव देख लो वगैरह, कि लगे रहो। मुझे याद है जिस दिन मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया था यूपीएससी का, तो मेरी अम्मा ने मुझे एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की
कविता भेजी थी। हाँ, और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये पोयम मैंने व्हाट्सएप पे देखा, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था इस पोयम की लाइन का, तो मुझे थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया। मुझे बड़ा लेकिन अच्छा लगा कि चलो ठीक है, जब आपकी माँ ही आपके साथ है तो फिर क्या और आपको रोक सकता है। अब आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। जी, मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो मेरा स्कूलिंग है, वो मेरे होम टाउन मुजफ्फरपुर बिहार से ही हुआ है। उसके बाद मुझे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में किया, और जस्ट कॉलेज खत्म होने के बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आ गया था। मेरा सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट था वो था प्रीलिम्स। मेरा लगातार प्रीलिम्स यूपीएससी और बीपीएससी में हुआ है कि बैक टू बैक मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया, तो मैंने प्रीलिम्स के लिए ही स्पेसिफिक ध्यान दिया था, क्योंकि मुझे मेंस में लगता था कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं लिख सकता हूँ अच्छे से। तो मेंस में मैंने बाद में उसमें किया, प्रीलिम्स के बाद से मेहनत किया। मेन मैंने प्रीलिम्स पे फोकस किया कि बीपीएससी का डिमांड क्या है। फिर मैंने बीपीएससी के पीवाईक्यूज को देखा, उसका सर्टेन सेक्शन देखा कि वो किस सेक्शन से क्वेश्चन और कैसे पूछ रहा है। अनफॉर्चुनेटली 67th और 8th में पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा था, जो यूपीएससी के ट्रेंड की तरफ आ रहा था। तो उस टाइम पे मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगा कि चलो ठीक है, मुझे बहुत अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो पढ़ा है उसे और रिफाइन करना होगा बीपीएससी के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो मैंने बस उसे रिफाइन ऐसे किया कि मैंने पीवाईक्यूज को देखा, उन सर्टेन टॉपिक्स एनालाइज किए और टेस्ट सीरीज लगाए, क्योंकि 150 क्वेश्चन का सेटअप 2 घंटे में और 100 क्वेश्चन का सेटअप जो यूपीएससी में होता है तो थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको अपने माइंड को रिवायर करना पड़ेगा कि आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए मैंने ये फोकस किया, और मेंस के लिए मैंने बहुत आंसर राइटिंग स्किल पे वर्क किया। डेफिनेटली मैंने टेस्ट सीरीज लगाए और बहुत सारे लगाए, पीवाईक्यूज को उसमें भी सॉल्व किया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और फाइनली इंटरव्यू का जो फेज है, तो इंटरव्यू में मेरे जीजा जी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, तो उन्हें मुझे बहुत गाइड किया इंटरव्यू के लिए। मुझे एक रियल लाइफ सिनेरियोज, कैसे आप मतलब एक सिविल सर्वेंट को कैसा होना चाहिए, इसके लिए बहुत गाइड किया। मेरी सिस्टर्स और मेरे 3 सिस्टर्स हैं, तीनों मैरिड हैं, और बाकी जीजा जी, उन सबसे मेरा इंटरेक्शन होते रहता था। उसके अलावा मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, तो उन दोनों से मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहता था। तो आप जब डिफरेंट फील्ड से बात करते हैं तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें, नया आस्पेक्ट मिलता है। तो वो सारी चीज़ आपको इंटरव्यू में एक आउटलुक देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो इनपुट होता है आपका। मुझे लगता है कि अगर कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एग्जाम क्लियर करने की एक गो में। तो उसका वजह ये है कि आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है। जो आपने रीवायरिंग की बात करी है ना, जब आप 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे चुके होते हैं ना, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है कि आप क्या डिफरेंट करें इस बार, ताकि आपका रिजल्ट हो। तो जो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज होते हैं, जो फ्रेश आउट ऑफ किसी जॉब है कि हाँ जॉब करके भी कुछ लोग आते हैं, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले एग्जाम को निकालने के लिए आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि आप एग्जाम क्यों देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। वो रीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका अगर मल्टीपल फेलियर होता भी है, फिर भी आप कंसिस्टेंटली एग्जाम देते रहते हैं। बहुत बढ़िया। सेकंड, आपका होना चाहिए उस एग्जाम को का डिमांड जानना चाहिए आपको, कि वो एग्जाम आपको क्या डिमांड कर रही है, वो डिमांड आपका पीवाईक्यू से पता चलेगा। और थर्ड है हार्ड वर्क, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 8 to 10 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ। कुछ लोग 10 घंटे में, कुछ लोग 12 घंटे भी लगते हैं, तो आप मेहनत कर सकते हैं। तो ये 4 मुझे लगता है की पॉइंट्स हैं कि आप पहले सोचें कि आपको क्या क्यों बनना है, फिर आप उस एग्जाम को समझें कि वो एग्जाम आपसे क्या चाहती है इस चीज को सेलेक्ट करने के लिए, फिर आप उसके पीवाईक्यूज को देखें और आप बेसिक बुक्स पढ़ें। इन सब चीज को आप अगर रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। मैक्सिमम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, कुछ लोग बिना एनसीईआरटी के भी निकालते हैं। तो मैं कहूँगा ये रूल नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो आप एनसीईआरटी से एज अ बेसिक स्टार्ट करें, और उसके बाद आप एडवांस बुक पे जा सकते हैं, पीवाईक्यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेंस के लिए क्या होनी चाहिए? अगर सिर्फ एग्जाम निकालने की बात करें तो थोड़ा माइंडसेट डिफरेंट होता है प्री और मेंस के लिए, लेकिन अगर पढ़ने की बात करें तो मैं मानता हूं कि मैंने भी ये गलती शुरू में की है कि मैं प्री और मेंस को अलग अलग मैंने पढ़ा, और उसकी वजह से मेरा ऑलमोस्ट 1.5 साल वेस्ट हुआ था। ये मुझे सेकंड अटेम्प्ट में रियलाइज हुआ यूपीएससी में कि नहीं, साथ ही का दोनों है, कॉन्सेप्ट सेम है, सेम चीजें पढ़ती हैं। तो आप ये ना करें कि आप दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। हाँ, एग्जाम दोनों का आपको अलग अलग माइंडसेट से देना है। तो मैं कहूँगा कि आप प्री के लिए स्पेसिफिक आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप जितने सॉल्व करें उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितना मैक्सिमम टाइम रिविजन करें आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेम चीज़ मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ही। मेंस में आपको अपना थॉट प्रोसेस
बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि मैं जीजा जी से बात करता था, अम्मा से बात कर रहा हूँ, पापा दीदी लोग बोल रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, तो आप बहुत डाइवर्स फील्ड से बात कर रहे हैं। आप माँ से बात कर रहे हैं जो एक होम मेकर है, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है। पापा मेरे रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर, अलग पर्सपेक्टिव है। मेरे एक जीजा जी बैंक में है, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है दोनों, तो उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है। सिस्टर्स का अलग पर्सपेक्टिव है। फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से हैं, एक लॉयर है, डॉक्टर, सबका एक अलग आपको बहुत एक वैरिड पर्सपेक्टिव मिलता है। ये सब चीजें आप जब मेंस में आप कॉपी पेपर पे उतारते हैं ना, तो आपका आंसर बहुत एक अलग सा आपका आंसर होता है। आप सारे सेक्टर्स को देख रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं। एथिक्स में इसका और ऐसे में मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। अच्छा जी, और मैंने बीपीएससी के ऐसे में भी इसे बहुत अच्छे से इस चीज को, इस लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस को यूज किया है। सर, प्री में मॉक वगैरह होता है, टेस्ट सीरीज लगानी होती है, हाँ। तो इसको कैसे देखते हैं, ये किस तरह हेल्प करता है स्टडी में? मैं कहूँगा मॉक बिल्कुल लगाइए। ओवरडू नहीं करना चाहिए। आप ओवरडू करेंगे तो आपके लिए जब मशीन ओवरहीट होती है तो बंद हो जाती है। करेक्ट। तो आप ओवरडू ना करें, लेकिन करें। और उसको इस तरह से ना देखें कि आपको मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसको करें, अच्छा मेरा यहाँ पे 10,000 बच्चों में 10वां रैंक आ रहा है तो सिमिलर नहीं होगा। वो मॉक सिर्फ आपके नॉलेज को इन्हांस करने के लिए है कि आप क्या नया उसमें सीख पा रहे हैं, उसे आप अपने नोट्स में ऐड करें, उसे यूज करें। और आप जितना सीख चुके हैं उसमें आप कितनी गलतियां कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, और वो एग्जाम इन्वायरमेंट में आप बैठ के दे रहे हैं, वो आपको बस प्रिपेयर करता है उस डी डे के लिए जो हम रियल एग्जाम देते हैं। सजेस्ट करूंगा कि आप पीयर ग्रुप बनाएं। और कैसे बनाएं? आप देखिए, जब आपका सेम माइंडसेट होता है तो आपके आसपास के लोग भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल, और आपको वो बढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, खींचते नहीं है। तो जैसे मेरे रूममेट रहे हैं, तो ऐसा हम करते थे कि अरे चलो यार आज का करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं, या चलो एक काम करते हैं, ये टॉपिक 4 दिन में खत्म करते हैं और उसके बाद फिर फलाने टेस्ट को लगा लेंगे। तो उससे क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। और इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका पीयर ग्रुप, क्योंकि आप एक कहते हैं ना कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकते, तो आपको वो अकेला चना नहीं बनना है, क्योंकि आपको फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी। जो आप कम मेहनत में करके निकल सकते हैं, वो एक स्मार्ट वे है कि आप 4 लोग से मिल रहे हैं, उनको आपका व्यू पता चल रहा है, आप देख रहे हैं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं जो आप नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पीयर ग्रुप। सर बीपीएस, सर आपके लैंग्वेज क्या थे, इंग्लिश में थे ना? मेरी लैंग्वेज इंग्लिश में थी जी। अच्छा, सर अगर हम ये बात करें कि कोई स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी करना चाहे बीपीएससी के लिए, तो क्या वो सेल्फ स्टडी करके बीपीएससी क्रैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, मेरा ये बिल्कुल मानना है। क्या उसकी अप्रोच क्या होना चाहिए, स्टूडेंट किस तरह से करे वो? देखिए, अप्रोच की बात ये है कि सेल्फ स्टडी जब करते हैं तो बहुत बच्चे मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं कि सेल्फ स्टडी मतलब घर में बैठ के पढ़ना। नहीं, सेल्फ स्टडी मतलब आप घर खुद से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप रिसोर्सेज का तो यूज करेंगे। आप रिसोर्सेज, आपके पास ऑफलाइन में बुक्स अवेलेबल हैं और आपके पास ऑनलाइन में बहुत सारा मटेरियल। आज मैंने जब स्टार्ट किया तब तो उतना मटेरियल था भी नहीं, आज तो इतने मटेरियल है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे लिटरली कि कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। तो मैं कहूँगा सेल्फ स्टडी का ये अप्रोच होना चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी जब कर रहे हैं तो आप टॉपर्स की वीडियोस देखें, आपको उनको फॉलो नहीं करना है। जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी जो अपनाई है, जोड़ी नहीं कि आप पे काम करे, हो सकता है आप पे बिल्कुल अपोजिट चल जाए, आप बोलेंगे अरे यार मैंने तो नहीं किया, मेरा नहीं हुआ। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों का देखा है, मैं उनका करूंगा, मेरा नहीं होगा। आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हैं, वो आपको खुद से करना पड़ेगा, वो आपके बिहाफ पे कोई नहीं करेगा। आप किसी से गाइड ले सकते हैं, बिल्कुल। मेरे घर में मेरे गाइड थे, मैंने जैसे मेरे जीजा जी ने मुझे इंटरव्यू के टाइम पे बहुत गाइड किया, और मेंस के टाइम पे भी उन्होंने, क्योंकि वो भी ऑलरेडी सर्विस में थे और एग्जाम बहुत बार इंटरव्यू दे चुके हैं। तो ये गाइडेंस आपको मिल जाए तो बहुत बेटर है। बाकी जो मैं बुक्स की बात करूँ और मटेरियल की बात करूँ, तो आप बुक्स बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, उसके बाद एडवांस बुक्स पे जाएं, उसके बाद आप पीवाईक्यूज को हमेशा साथ करें। इससे आप ऐसा होगा कि भटकेंगे नहीं एग्जाम से। और उसके बाद आप जो मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, आजकल हर किसी के पास 5G फोन है, एटलीस्ट 4G फोन तो है ही, बिल्कुल। और हर जगह इंटरनेट अवेलेबल है और बहुत अफोर्डेबल रेट में है। तो आप इंटरनेट का यूज करें, उससे बेस्ट रिसोर्स अभी कोई ऑनलाइन हो नहीं सकता है। करंट अफेयर से ऑलमोस्ट अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में आउट ऑफ 150, और बहुत बड़ा मतलब एक चंक है ये मार्क्स का। और करंट अफेयर्स ऐसा है कि एवरीथिंग अंडर द स्काई करंट अफेयर्स ही है। तो आप कितना कवर करेंगे, ये सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा आपको अपने आप को लिमिट करना होगा। आप ये देखें कि आप मैक्सिमाइज कितना करें स्कोर। उसके लिए क्या है कि स्टैटिस्टिकली अगर देखें, मैथमेटिकली, तो मैक्सिमम बच्चे कुछ सर्टेन मैगजीन्स फॉलो करते हैं। तो जब मैक्सिमम बच्चे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है उस क्वेश्चन को करेक्ट करने की, वो पूरे जो 3 लाख 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं उनका हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि बीपीएससी के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत डेप्थ में करंट अफेयर्स अभी तक नहीं पूछा जा रहा है, लाइक 25 में से अब थोड़ा कम है वो प्रपोर्शन। आने वाले सालों में प्रपोर्शन बढ़ सकता है डेप्थ वाले क्वेश्चंस का, बट अभी भी बैलेंस बना हुआ है। तो मैं कहूँगा कि आप पहली बात कि जब अगर 1 साल तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल करंट अपने हाथ में न्यूज़पेपर जरूर रखें, कोई भी आपको जो पसंद हो, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या है कि हर न्यूज़पेपर हर
आर्टिकल कवर नहीं करता। तो आपको जो पसंद हो, जो पढ़ने में आप कंफर्टेबल हो, वो आप करें। हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है खासकर इसमें। और उसके बाद आप जब एग्जाम नजदीक आता है तो बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो ईयरली कंपाइलेशन निकालते हैं। तो वो आप कंपाइलेशन जरूर करें। अगर पॉसिबल हो तो 2 करें। 2 करने में क्या होता है कि आप मैक्सिमम कवर कर चुके होते हैं। जैसे मैंने अपने टाइम पे मोस्टली मैंने स्पीडी और एडुटेरिया ये 2 फॉलो किया था। और न्यूज़पेपर तो आपके लिए जैसे डेली खाना खाते हैं वैसे होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी है। आप 1 महीने का एक बार बैठेंगे मैगजीन पढ़ने ना, तो वो एक काइंड ऑफ आप जबरदस्ती से डाइजेस्ट